लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग अपने पावर सिस्टम के सिलेबस को कवर करेंगे। साथ ही साथ पावर सिस्टम के लिए जो हम लोगों ने रेफरेंस बुक यूज़ किया भाई, उस बुक का इंडेक्स भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। और अभी जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है भाई, यानी 1 अगस्त 2024, इस डेट में IIIQ के जितने भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मेंशन किया गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट। तो इन सब्जेक्ट्स पे भाई आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। वही अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं 2 सब्जेक्ट कम से कम, तो इस पे आपको भाई 35% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है चैनल पे। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो इस लेक्चर के नीचे में आप कमेंट कर दीजिएगा भाई, या फिर जो IIIQ का परमानेंट नंबर है 7519957965, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप सारे डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, क्या वैलिडिटी रहेगा, क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा हर एक सब्जेक्ट का, वो सारा का सारा चीज़ नोटिफिकेशन में बताया गया है। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा, ये ध्यान रखना आपको, यानी 1 अगस्त के लिए ही वैलिड है ये। अब हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं भाई। जो मेन बुक रहेगा आपके पावर सिस्टम में, ये आपका सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम वी.के. मेहता के द्वारा। ओके, तो ये मेरा पहला मेन बुक रहेगा। उसके बाद क्योंकि भाई इसमें आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो है बहुत ही ऊपर दिया गया है, तो वो सफिशिएंट नहीं है समझने के लिए, तो दूसरा बुक रहेगा, ये रहेगा आपका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर बाय बद्री राम। फिर इसमें आपका कोरोना लॉस, ये सब काफ़ी ऊपर दिया गया भाई, है ना। और आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, कोरोना लॉस से सबसे भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो कोरोना लॉस को डिटेल में पढ़ने के लिए फिर हम लोगों ने जे.बी. गुप्ता का पावर सिस्टम वाला बुक यूज़ किया है। फिर आपका इसमें जब आप इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे, उसमें भाई ऊपर दिया गया, तो उसके लिए भी फिर हम लोगों ने जे.बी. गुप्ता का बुक फॉलो किया है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई एक बुक कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ डाटा जो है आपका इसमें मिसिंग रहेगा। फिर आपका एक ये बुक है जी.एस. गर्ग का, इसमें भाई आपका पूरा का पूरा पावर सिस्टम में जो लास्ट पोर्शन होता है यूटिलाइजेशन, है ना। अगर हम लोग पावर सिस्टम की बात करें तो पहला है जनरेशन, यानी हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है ये सीखना होता है। इसमें हम लोग डिफरेंट पावर स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, है ना, जियोथर्मल पावर प्लांट। तो ये जनरेशन होता है भाई। जनरेशन में कैसे बिजली बनाया जाता है, डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करके, वो पढ़ना होता है। फिर जनरेट करने के बाद फिर हम लोग पावर को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, यानी इसमें आपका ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होगा। ओके, तो ट्रांसमिशन लाइन अपने आप में है। तो ट्रांसमिशन लाइन में आपका जैसे इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हो गया। इलेक्ट्रिकल डिजाइन मतलब क्या, ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस कैलकुलेशन, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, फिर आपका कैपेसिटेंस कैलकुलेशन। फिर आपका इसमें मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आएगा, जिसमें हम लोग सैग एंड टेंशन से पढ़ते हैं। फिर आपका इंसुलेटर के बारे में पढ़ना होगा, है ना, कौन सा पोल यूज करेंगे, ये सब हम लोग को पढ़ना होता है। तो पूरा ट्रांसमिशन लाइन है भाई। फिर आपका स्टार्ट होगा जनरेशन, ट्रांसमिशन लाइन, फिर आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे स्मॉल वाला पोल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से इंसुलेटर दिखा सकते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भाई बिजली कहाँ पहुंच गई, अपने घरों तक। तो घर में हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजली का खपत कर रहे हैं, यानी यहीं से आपका यूटिलाइजेशन स्टार्ट होता है। यूटिलाइजेशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जैसे अगर हम लोग इंडस्ट्रियल लोड की बात करें तो भाई आपका पूरा ट्रैक्शन हो गया, है ना। ट्रैक्शन का मतलब क्या, जो इंडियन रेलवे भाई, है ना, आजकल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ना ट्रेन को चलाने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, फिर क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ट्रैक्शन हो गया, हीटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिक ड्राइव हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, है ना। ये सब हम लोग यूटिलाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं भाई। और क्योंकि जनरेशन, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर आपका यूटिलाइजेशन, ये सारे के सारे वायर से कनेक्टेड हैं, तो कभी भी किसी तरीके का फॉल्ट आ सकता है। तो भाई उस फॉल्ट को हम लोग ऑटोमेटिक क्लियर करने के लिए हम लोग एक और पार्ट पढ़ते हैं, जो कि है आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो भाई टोटल 5 यूनिट्स हैं पावर सिस्टम के, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन और फिर आपका यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन के लिए भाई ये स्पेशल बुक है, क्योंकि पावर सिस्टम को आप कभी भी एक बार में आप नहीं पढ़ सकते भाई। अगर आपने सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा तो पावर सिस्टम 1, पावर सिस्टम 2 ऐसे करके पढ़ना होता है। कभी कभी आपका यूटिलाइजेशन एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाता है। तो अभी जो पावर सिस्टम कवर होगा, है ना,
पावर सिस्टम में आपका जनरेशन वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन पूरा कवर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कवर होगा, फिर आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन कवर हो जाएगा। यूटिलाइजेशन भाई इसमें कवर नहीं होगा क्योंकि यूटिलाइजेशन अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। आपको हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, ट्रैक्शन ये सब का अगर आपको चाहिए भाई तो लेक्चर बने हो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ऐसे इसमें आपका कवर नहीं होगा भाई। ओके ना, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन तक आपका पूरा इसमें कवर हो जाएगा। तो पावर सिस्टम भी अपने आप में काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है भाई। अब हम लोग का जो मेन रेफरेंस बुक है उसके थोड़े इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। अभी जो मैंने आपको बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दिया भाई, तो सबसे पहला है क्योंकि हम लोग अभी बिजली जनरेट करना चाहते हैं, तो बिजली जनरेट करने का मतलब क्या भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें हम लोग मेजर करते हैं, किलोवाट आवर, है ना। इसी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं भाई। किलो आगे क्वेश्चन तो 1 है ना, तो उसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। ओके, तो भाई आप देख रहे हैं कि बिजली को जनरेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किलोवाट आवर से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है, फिर 1 यूनिट का मतलब क्या है, इसमें कितना एनर्जी होता है। तो इसके लिए हम लोग का जो पहला चैप्टर है भाई, ये आपको बताएगा डिफरेंट एनर्जी के बारे में। और एनर्जी से भी पहले हम लोग को पहले पढ़ना होगा कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, जैसे कोयला जला रहे हैं या फिर कहीं पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, तो भाई जब आप बर्न कर रहे हैं किसी भी फ्यूल को, तो भाई वो कितना एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सब आपको एनर्जी के बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। और एक बार आपने एनर्जी के बारे में समझ लिया भाई, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजली को बनाना, यानी जनरेटिंग स्टेशन के बारे में। इसमें आपका हाइड्रो पावर प्लांट, यहाँ पे आप देखिए सारा का सारा दिया हुआ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, फिर आपका थर्मल पावर प्लांट भी होगा इसमें, या ना स्टीम पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट, फिर आपका डीजल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, फिर गैस पावर प्लांट हो गया, है ना। और अगर आप जेबी गुप्ता सब पढ़ेंगे भाई तो उसमें आपका जियो थर्मल ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला हो गया जनरेशन। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब भाई हम लोग का है वेरिएबल लोड ऑन पावर स्टेशन। सीधी सी बात है, अभी जैसे मान लेते भाई आपके घर में 10 एसी ऑन है, आपने अचानक से भाई 5 एसी बंद कर दिया, तो भाई लोड का क्या हो गया, डिमांड कम हो गया, है ना। और वही मान लेते भाई अचानक से आपने गीजर भी ऑन कर दिया, कूलर भी ऑन कर दिया, है ना, 3-4 लोड और बढ़ा दिया, नहीं अचानक से पावर का डिमांड बढ़ गया। तो आप देख रहे भाई कि जो हम लोग का जनरेटर लगा हुआ है जनरेटिंग स्टेशन पे, उस पे जो पावर का डिमांड है वो वेरिएबल है भाई, वो कांस्टेंट नहीं है, हमेशा वेरी करते रहता है। जैसे मान लेते अभी स्कूल बंद हो गया, तो स्कूल में जितने भी भाई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस चले तो सब शट डाउन हो गया ना, तो पावर का डिमांड कम हो गया। तो ये सब को समझने के हम लोग लोड कर्व पढ़ते हैं, तो ये सब हम लोग को पढ़ना होगा इसमें। ओके, लोड कर्व क्या होता है, और इसमें फिर आपका मैक्सिमम लोड का कितना है ना, टाइम के साथ वेरी करते रहता है भाई उसका। इसमें हम लोग डिफरेंट जैसे डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका वेरिएबल लोड्स ऑन पावर स्टेशन। फिर आपका आ जाएगा इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा भाई, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है अपने आप में। तो हम लोग जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो भाई वो हम लोग चाहते हैं कि भाई गरीब से गरीब आदमी भी क्या करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करे या फिर यूटिलाइज करे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट, है ना, पर यूनिट जो कॉस्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो कम से कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, यानी कहाँ कितना पैसा मेरे को खर्च करना भाई, ताकि एक यूनिट में हम लोग को कम से कम लागत लगे, ताकि हम लोग अपने कंज्यूमर को क्या करें, कम कॉस्ट में बेच सकें। फिर टैरिफ यानी जो भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेचेंगे कंज्यूमर को, तो भाई उसको एक तरीके से कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। 2 पार्ट टैरिफ क्या होता है, 3 पार्ट टैरिफ क्या होता है, सिंपल टैरिफ क्या है, सब हम लोगों को पढ़ना है। फिर आ गया पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, क्योंकि हम लोग को पता है भाई पावर इक्वल टू वी cos फाई, और ये कौन सा पावर है, एक्टिव पावर है। हम लोग को पता है एक्टिव पावर ही क्या करता है, मेन, मतलब ये मेन पावर है ना भाई, मेन मैकेनिकल पावर है। फिर ये मेन, जैसे एक होता है रिएक्टिव पावर, एक होता है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर ही क्या है आपके, जैसे मोटर की बात करें भाई, तो मोटर पे जो भी लोड लगा मैकेनिकल लोड, तो उसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, एक्टिव पावर ही होता है। तो भाई इसको मेरे को यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, हम लोग का ये अगर डाउन हुआ तो भाई ओवरऑल एक्टिव पावर कम हो जाए, एक्टिव पावर कम हो गया तो सीधी सी बात है कि भाई और सेम एक्टिव पावर बनाने के लिए आपको फिर ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में कॉन्सेप्ट भाई, है ना। तो एक चैप्टर डाल दिया गया है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का। फिर आ जाएगा आपका सप्लाई सिस्टम, आपका एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई। फिर एसी में भी आपका, है ना, सिंगल फेज हो गया, 3 फेज हो गया। फिर डीसी में भी बात करेंगे भाई तो 2 वायर सिस्टम हो गया, 3 वायर सिस्टम हो गया, सब हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ से आ गया ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें हम लोग सबसे पहले मैकेनिकल डिजाइन पढ़ेंगे, यानी जो भी हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे भाई उसका मैकेनिकल डिजाइन क्या होना चाहिए, इंसुलेटर कौन सा यूज करेंगे, कितने वोल्टेज के लिए कितना कौन सा इंसुलेटर यूज करेंगे, पिन टाइप यूज करेंगे, सस्पेंशन डिस्क यूज करेंगे, है ना, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, कोरोना लॉस
इसी में पढ़ना है। फिर आपका सेकंड टेंशन इसे पढ़ना हम लोग को। फिर हम पढ़ा इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में आपका GMD GMR का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर इंडक्टेंस कैलकुलेशन हो जाएगा, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन हो जाएगा और रेजिस्टेंस कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें हम लोग शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ेंगे और इनका मॉडलिंग करके भाई, यानी जैसे देखिए पूरे जो भी आप जैसे मशीन पढ़ते हैं भाई, तो मशीन में ट्रांसफार्मर को क्या कर रहे हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक नेटवर्क में हम लोग कन्वर्ट करते हैं भाई, है ना। उसी तरीके से जब आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन को भी भाई हम लोग क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पाई मॉडल हो गया, टी मॉडल हो गया, तभी तो इसको एक तरीके से स्टडी कर पाएंगे या फिर एनालिसिस कर पाएंगे, ओके ना। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या, जो भी ट्रांसमिशन लाइन हम लोगों ने बिछाया भाई, जो उसमें पावर फ्लो करवाएंगे तो उसमें हम लोग का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, कितना लॉसेस रहेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का ये चैप्टर है। अगला है अंडरग्राउंड केबल, क्योंकि भाई ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हो गया तो हम लोग को अंडरग्राउंड केबल भी पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आ जाएगा आगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पूरा ट्रांसमिशन लाइन हो गया, इधर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर आपका यहाँ से डीसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया, फिर एसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है। फिर आपका आ जाएगा भाई वोल्टेज कंट्रोल, क्योंकि भाई हम लोग को पता है जो हम लोग का सिंक्रोनस मशीन है यानी सिंक्रोनस जनरेटर, तो भाई इसमें क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन होता है, और आर्मेचर रिएक्शन अलग अलग पावर फैक्टर पे अलग अलग होता है ना। अगर हम लोग लैगिंग पावर फैक्टर की बात हो तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब क्या, ओवरऑल जो फ्लक्स है वो कम हो जाएगा। फ्लक्स कम हो जाए तो सीधी सी बात है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो जनरेटेड ईएमएफ है डायरेक्टली फ्लक्स के ऊपर होता है ना, तो आर्मेचर रिएक्शन का फ्लक्स कम हो गया, क्योंकि भाई ज्यादातर लोड मेरा इंडक्टिव है। इंडक्टिव लोड का मतलब क्या, पावर फैक्टर मेरा कैसा होगा, लैगिंग होगा, और लैगिंग पावर फैक्टर मतलब क्या, जो आर्मेचर रिएक्शन और डीमैग्नेटाइजेशन हो, यानी फ्लक्स कम हो गया तो ईजी कम हो गया। ईजी को फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा भाई, ओके। फिर आपका जो ट्रांसमिशन लाइन के चलते ओवरऑल इंपेडेंस देखने को मिल रहा है, ट्रांसमिशन लाइन का इंपेडेंस, फिर ट्रांसफार्मर का इंपेडेंस, है ना, तो उसके चलते भी ड्रॉप होगा। तो सेंडिंग एंड पे कितना वोल्टेज और रिसीविंग एंड पे कितना वोल्टेज, इनमें ज़्यादा वेरी नहीं होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन मेरा अच्छा होना चाहिए भाई, ओके। तो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा करने के लिए मेरे को वोल्टेज कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आ गया इंट्रोडक्शन टू स्विच गियर, यहीं से आपका मेन पावर सिस्टम स्टार्ट होता है भाई, जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लगता है, यानी कॉम्प्लिकेटेड लगता है भाई। तो स्विच गियर का इंट्रोडक्शन है भाई, है क्या, है ना। स्विच गियर का मतलब क्या है भाई, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो भी हम लोग डिवाइसेस बना रहे हैं, जैसे फ्यूज हो गया, स्विच हो गया, आपका आइसोलेटर हो गया, फिर आपका सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आपका अब क्योंकि इनको डिज़ाइन करने से पहले, है ना, जो भी मैंने यहाँ पे नाम लिया भाई, फ्यूज, आपका स्विचेस, आइसोलेटर का तो ऐसा कोई रेटिंग नहीं होता, लेकिन सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, सब का रेटिंग डिसाइड करने के लिए मेरे को पता होना चाहिए पहले से कि भाई इस सिस्टम में फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट करंट कितना होगा, है ना। तो पहले मेरे को फॉल्ट करंट का वैल्यू पता करना होगा। तो फॉल्ट करंट को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे को पहले फॉल्ट कैलकुलेशन पढ़ना होगा। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, फिर इसमें हम लोग का अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, फिर हम लोग फॉल्ट को कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है ना, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्किट ब्रेकर भाई, कि सर्किट ब्रेकर, इसमें तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया भाई सर्किट ब्रेकर काम कैसे करता है और टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन जो बद्रीराम का बुक है उसमें आपको समझ में आएगा भाई, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्टेक्ट है कब क्लोज होता है, कब ओपन होता है, ट्रांजिएंट में होगा, सब ट्रांजिएंट में होगा, स्टेडी स्टेट में होगा, तो आप नहीं जवाब दे पाइएगा भाई। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ओके। और ये सब समझने के लिए आपको पहले सिंक्रोनस जनरेटर पूरा कंप्लीट होना चाहिए भाई, ओके ना। अभी पावर सिस्टम जो पढ़ाया गया है, अभी जो चल रहा था भाई, है ना, उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई पावर सिस्टम में आने से पहले आपका मशीन के अंदर सिंक्रोनस जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तब तो जाके ये सब में आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर फ्यूज हो गया भाई, फिर आपका रिले हो गया, यहाँ पे रिले भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ओके। फिर आपका यहां से प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर हो गया, क्योंकि भाई ये सब महंगे महंगे इक्विपमेंट है ना, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को एक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन, तो भाई हम लोग का ये मेन सबसे एक्सपेंसिव है, अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल प्रोटेक्शन स्कीम डालते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे कैसे हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ये सब आपको पढ़ना है इसके अंदर। फिर आपका क्या, प्रोटेक्शन ऑफ बस बार एंड लाइन्स, इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आपका लाइटनिंग हो गया, फिर सर्ज हो गया, है ना, ओवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, फिर सब स्टेशन हो गया, फिर आपका न्यूट्रल एंड ग्राउंडिंग हो गया भाई। ये पूरा का पूरा 26 चैप्टर है इस बुक के अंदर, तो ये पूरा पावर सिस्टम कवर हो जाएगा, बस इसमें आपका यूटिलाइजेशन वाला पार्ट नहीं रहेगा। बाकी
कोई और डाउट रहता भाई तो ये नंबर आपका यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, आप व्हाट्सएप या फिर सीधे सीधे कॉल करके आप पूछ सकते हैं।